नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अमिका जी। दोस्तों, सीआरपीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। उस टॉपिक को हम कुछ पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में सेक्शन 41 से लेकर 45 तक डिस्कस कर रहे हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन अंडर सेक्शन 41 कुछ जानने से पहले एज अ लेमैन हम अरेस्ट से क्या समझते हैं। हम अरेस्ट से समझते हैं कि पुलिस ऑफिसर आएंगे जीप में बैठकर, हथकड़ी लेकर, दरवाजे को लात मारेंगे और अपनी गन निकालेंगे, पॉइंट आउट करेंगे और कहेंगे सब यू आर अंडर अरेस्ट। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट बॉलीवुड मूवीज़, नॉट रियलिटी। ये ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। लेकिन देखिए, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन फिर होता कैसे है? होता कैसे है उस चीज को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि अरेस्ट होता क्या है। आप इतना जानिए कि सीआरपीसी में अरेस्ट को कहीं लिखित तौर पर डिफाइन नहीं किया गया। अरेस्ट में ये बताया कि किसी की लिबर्टी को डिप्राइव करना अरेस्ट नहीं कहलाएगा अनटिल और अनलेस वो एक लॉफुल और एपरेंट अथॉरिटी के द्वारा किया गया हो और लॉफुल तरीके से किया गया हो। ठीक है, वो एक अरेस्ट कहलाएगा। चलो देख लेते हैं कि अरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। आप मेरे साइड पे स्क्रीन में देख रहे होंगे कि जो अरेस्ट हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज अरेस्ट विदाउट वारंट एंड सेकेंड वन इज अरेस्ट विद वारंट। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनमें पुलिस ऑफिसर जनरली विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं किसी व्यक्ति को। एंड द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जो, उनके अंदर पुलिस ऑफिसर को यह ज़रूरी होता है कि वो मैजिस्ट्रेट से, कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट से अरेस्ट वारंट लें, तब जाकर वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि अरेस्ट विदाउट वारंट में सेक्शन 41 में कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जिसमें कि एक व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। अब मान लीजिए एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं कि एक व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर हैं वो देखते हैं कि मेरे सामने गुनाह हो रहा है। अब वो पहले मजिस्ट्रेट से अप्रोच करेंगे और फिर वारंट लेके आएंगे। तब तक वो जो जिसने गुनाह किया है, एक्यूज्ड पर्सन है जो, वो वहाँ से भाग जाएगा, उसको पकड़ना और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में जहाँ पर इमीडिएट अरेस्ट ज़रूरी होता है वहाँ पर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 41 में ये पावर दी गई है पुलिस ऑफिसर्स को। 41 सेक्शन में सबसे पहले बताया गया है अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो पुलिस ऑफिसर की ये प्रायर ड्यूटी बनती है कि वो उसको उसी टाइम अरेस्ट करे, वहाँ पर कोई वारंट की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, सेक्शन 41 के बी पॉइंट में ये बताया गया है कि एक ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट एक रीजनेबल कंप्लेंट दायर की जाती है या फिर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है पुलिस ऑफिसर को, या पुलिस ऑफिसर के पास एक रीजनेबल सस्पिशन है, एक वे है बिलीव करने के लिए कि इस व्यक्ति ने क्या किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, जो कि पनिशेबल है अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, विदाउट फाइन या विद फाइन। इस समय उनके पास कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो अगर फुलफिल होती हैं तो वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ कि एक तो स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में बिलीव करने के लिए कि भाई रीजनेबल कंप्लेंट है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, रीजनेबल सस्पिशन है। ठीक है, और जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर ऐसे कोई एक्यूज्ड पर्सन ऐसे खुलेआम सरेआम घूम रहा है तो वो फर्दर ऑफेंस भी कमिट कर सकता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बन जाती है कि वो उसको अरेस्ट कर लें, और वो विदाउट वारंट करेंगे, क्योंकि हम विदाउट वारंट की बात कर रहे हैं सेक्शन 41 में। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि वो व्यक्ति प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे पूछताछ की जा सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो पॉइंट मिस कर देते हैं एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करना तो इन्वेस्टिगेशन में बाधा, डिले अपने आप आ जाएगा। ओके, थर्ड थिंग कि जो व्यक्ति ऐसे तौर पर, ऐसे टाइम पर बाहर रहते हैं पुलिस की गिरफ्त से, वो एविडेंस के साथ टेम्परिंग कर सकते हैं। अब क्रिमिनल केसेस में या सिविल केसेस में
होता क्या है, एविडेंस ही तो होते हैं। अगर एविडेंस ही टेम्पर किए जाएं तो फिर एक्यूज्ड पर्सन तो साफ साफ बच सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि एविडेंस के साथ टेम्परिंग की जाए, इसलिए उस व्यक्ति को अरेस्ट करना जरूरी हो जाता है। एक बात और जो ध्यान रखने की है वो ये है कि विटनेस या विक्टिम जो है, विटनेसेस को नॉर्मली हॉस्टाइल बना दिया जाता है किसी प्रकार के कोर्शन से, अंडर इन्फ्लुएंस से, डराकर धमकाकर कुछ भी, ठीक है। तो वो क्या है, वो उस चीज़ को रोकने के लिए अरेस्ट ज़रूरी होता है। फिफ्थ पॉइंट कि कोर्ट के सामने इंश्योर करने के लिए कि भाई कोर्ट के सामने भी तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना बॉडी को, तो उसके लिए भी अरेस्ट ज़रूरी होता है। तो इन कंडीशंस में एक व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 41(b)(a) में बताया गया है कि कोई ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है या रीजनेबल कंप्लेंट दायर होती है जिसमें कि ये बताया जाता है कि एक एक्यूज्ड पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और जो कि पनिशेबल है अप टू डेथ पेनल्टी, ओके, या फिर अप टू 7 ईयर्स। डेथ पेनल्टी कह दिया तो 7 ईयर्स ऑलरेडी इंक्लूड हो गई, विद या विदाउट फाइन, ओके। तो उस टाइम पर भी एक पुलिस ऑफिसर जो है वो उस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। सी पॉइंट इज, या तो वो व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो। अगर वो व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है, किसी व्यक्ति को, किसी एक्यूज्ड पर्सन को कोर्ट के द्वारा घोषित किया जाता है कि ये व्यक्ति अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। जब उसको कई बार कहा जाता है कि भाई तू आप आ जाइए प्रोसीडिंग्स में, ट्रायल के लिए आ जाइए, कोर्ट में आ जाइए, समन भेजते हैं, वारंट निकालते हैं, पर नहीं, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए स्पेशल प्रोक्लेमेशन किया जाता है लेकिन वो नहीं मानते, एडवर्टीजमेंट निकलवाई जाती हैं लेकिन वो नहीं आते हैं। तो एक टाइम पर कोर्ट आकर उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देते हैं कि ये भगोड़े हैं, ये मतलब एक अपराधी हैं जो भगोड़े हैं, समन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, भगोड़े घोषित कर दिया जाता है, वो होते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। हम नॉर्मली अगर पुलिस स्टेशन जाएं तो वहाँ पर हमें नॉर्मली तौर पर नोटिस बोर्ड पर उनके पे फ़ोटो चिपकी दिख जाती हैं, ठीक है। या फिर नॉर्मली अगर कभी न्यूज़पेपर पढ़ें, जो एक सिटी न्यूज़पेपर होता है लोकल, उसके अंदर भी कई बार पुलिस जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की फ़ोटो दे के रखते हैं कि ये व्यक्ति अगर आपको मिले तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें इसके बारे में दीजिए, ओके। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ऐसे होते हैं। अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है तो उसको पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। कोई व्यक्ति अगर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी के अंदर बाधा क्रिएट कर रहा है, किसी प्रकार से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है उसके लिए, तो पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, जनरल सी बात है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है तो क्या पुलिस ऑफिसर पहले मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे वारंट लेने के लिए? वो उसको वहीं पे अरेस्ट करेंगे ना, तो वहां पर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट सेक्शन 41 के अंदर। कोई ऐसा व्यक्ति पोजीशन में कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है, मेरी एक रोलेक्स घड़ी चुराई गई, मैंने पुलिस को कंप्लेंट दी, पुलिस ने एक व्यक्ति को देखा जिसके पास मेरी ही रोलेक्स घड़ी थी, ओके, तो पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। जो व्यक्ति रीजनेबल तौर पर यह माना जा सकता है कि ये डिजर्टर हैं किसी आर्म्ड फोर्सेस से, तो उन व्यक्तियों को विदाउट अरेस्ट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। जैसे कि कोई व्यक्ति हैं जो आर्म्ड फोर्सेस से भाग कर आ गए हैं, ओके, और अब उनको उनकी तलाश जारी है। अब अगर पुलिस ऑफिसर को वो कहीं दिख जाते हैं तो वो उनको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर कोई ऑफेंस कमिट करता है, वो सेम ऑफेंस इंडिया के अंदर पनिशेबल है और वो व्यक्ति इंडिया के अंदर है और पुलिस को इस बात का पता है, पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है ए, मिस्टर ए पर्सन है, उन व्यक्तियों ने क्या किया, नेपाल में जाके मर्डर कमिट किया। अब मर्डर जो है वो नेपाल में भी पनिशेबल है और इंडिया में भी पनिशेबल है। जब वो इंडिया में आते हैं तो इंडिया की पुलिस को पता था कि इस व्यक्ति ने मर्डर कमिट किया है, तो वो उस मर्डर के लिए उनको अरेस्ट कर लेते हैं विदाउट वारंट। तो ये एक सही इस्तेमाल किया गया है पावर का पुलिस के द्वारा। सीआरपीसी के सेक्शन 356 क्लॉज 5 में कुछ रूल्स दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन के द्वारा, जिसमें कि रिलीज कन्विक्ट के बारे में कुछ रूल्स होते हैं। अगर उसका ब्रीच किया जाता है किसी रिलीज कन्विक्ट के द्वारा तो उस व्यक्ति को पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं लेकिन वो उस टाइम पर वहां पहुंच नहीं सकते, वो दूसरे कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर को रिटर्न में या ओरल में ये कह देते हैं कि आप उस ऑफेंडर को प्लीज़ मेरे लिए
गिरफ्तार कर लीजिए, अरेस्ट कर लीजिए विदाउट वारंट। ओके, तो वो जो अरेस्ट किया जाएगा दूसरे पुलिस ऑफिसर के द्वारा एक वैलिड अरेस्ट होगा, जो कि सेक्शन 41 में पावर दी गई है। सेक्शन 41 क्लॉज ए में ये बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव होती है या रीजनेबल कंप्लेंट रिसीव होती है या पुलिस ऑफिसर को रीजनेबल सस्पिशन है कि इस व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो उस टाइम पर अगर ऑफिसर्स जो हैं वो चाहे तो उस व्यक्ति को अरेस्ट ना करके नोटिस ऑफ अपीयरेंस दे सकते हैं, जिसमें कि उनको अपीयर होने के लिए, पुलिस ऑफिसर के सामने अपीयर होने के लिए या किसी पर्टिकुलर कोई जगह पर अपीयर होने के लिए कहा जा सकता है। देखते हैं कि क्या एक प्रोसीजर रहता है अरेस्ट का और पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी रहती है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। देखिए, सबसे पहले सेक्शन 41 क्लॉज बी में इसको बताया गया है। उसके बाद क्या होता है, एक पुलिस ऑफिसर जो है जब एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले उसका नाम आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, फिर उस नाम आइडेंटिफाई करने के बाद उसका एक मेमोरेंडम बनाया जाता है। ओके, मेमोरेंडम बनाने के बाद उसके रिलेटिव्स के या फिर कोई गांव के या लोकेलिटी के रिस्पेक्टफुल पर्सन होते हैं, जैसे कि गांव की बात करें तो नंबरदार होते हैं, सरपंच होते हैं। ओके, समटाइम्स पटवारी एंड एनी रिलेटिव, एनी नेबर। ओके, उन व्यक्तियों के किसी एक व्यक्ति के साइन करवाती है पुलिस, अटेस्ट करवाती है उससे। उसके बाद वो मेमोरेंडम फिर से अरेस्टेड पर्सन के द्वारा साइन किया जाता है और अरेस्टेड पर्सन को ये बताया जाता है कि अगर आप किसी आपके फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड को, रिलेटिव को बताना चाहते हैं आपके अरेस्ट के बारे में तो आप बता सकते हैं। ये एक ड्यूटी होती है पुलिस ऑफिसर की एट द टाइम ऑफ अरेस्टिंग अ पर्सन। The state government shall establish control rooms at every state level and every district level. State government अरेस्टेड पर्सन का नाम और उसका एड्रेस कलेक्ट करेगी, साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने उसको अरेस्ट किया है, जिस पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया, उसका नाम और उसकी डेजिग्नेशन क्या है उसको नोट करेगी टाइम टू टाइम। पुलिस हेडक्वार्टर में जो कंट्रोल रूम है वो टाइम टू टाइम अरेस्टेड पर्सन्स की जो नाम है, उनका एड्रेस है, जो उनका डाटाबेस मेंटेन करके रखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार का ऑफेंस किया, क्या उसका नेचर था, कितना वो पनिशेबल था, वो सब एक रिकॉर्ड रखा जाता है फॉर अ जनरल पब्लिक। अरेस्टेड पर्सन के पास ये राइट होता है, 41 क्लॉज डी में बताया गया है, अरेस्टेड पर्सन के पास ये राइट होता है कि वो इंटेरोगेशन के समय अपने वकील के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने वकील से मिल सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या कभी किसी व्यक्ति को हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसके लिए हम सेक्शन 42 का हवाला देंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42, अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के सामने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है और पुलिस ऑफिसर की डिमांड करने के बाद अपना नाम और एड्रेस नहीं बताता, या फिर अगर बताता भी है तो फॉल्स बताता है, पुलिस ऑफिसर के पास एक रीज़न है जिसको रीज़न के तौर पर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये नेम या एड्रेस जो अक्यूज्ड पर्सन ने दिया है वो सही नहीं है, तब पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अरेस्ट कर सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए। दूसरी बात, जब उस व्यक्ति से उसका सही नाम और सही एड्रेस ले लिया जाता है तब पुलिस ऑफिसर उसको एग्जीक्यूटिव बॉन्ड्स के ऊपर छोड़ सकते हैं, कोई श्योरिटी भी ले सकते हैं या श्योरिटी ना भी लें। ओके, तीसरी बात, अगर वो व्यक्ति जिसने ऑफेंस किया, जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, वो व्यक्ति इंडिया का सिटीजन ही नहीं है, तब किसी ऐसी श्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी जो इंडिया का रेसिडेंस हो और उस व्यक्ति को जानता हो, तब जाकर उस व्यक्ति को अरेस्ट से बेल मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। अगर वो व्यक्ति अपना नाम और एड्रेस सही नहीं बता रहा है किसी कारणवश, तो 24 घंटे होने से पहले उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। सेक्शन 43, अरेस्ट ऑफ ए पर्सन बाय प्राइवेट पर्सन। ऐसा देखिए, जब एक व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर की जगह, मैजिस्ट्रेट की जगह एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी प्रावधान है हमारे सीआरपीसी में सेक्शन 43 के अंदर। सेक्शन 43 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने कॉग्निजेबल एवं
नॉन बेलेबल ऑफेंस क्रिएट करता है, कमिट करता है, तब आपके पास क्या राइट्स हैं। देखिए आप क्या करेंगे, आप उस व्यक्ति को विदाउट एनी डिले अरेस्ट कर सकते हैं और ये लॉफुल अरेस्ट होगा। ठीक है, आपको उसमें मेमोरेंडम बनाने की जरूरत नहीं है, उसको बताने की जरूरत नहीं है कौन से ग्राउंड है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। आप सीधा उसको अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट मतलब आप उसको डिटेन कीजिए, आप उसको रूम में लॉक कर सकते हैं, आप उसको किसी प्रकार से कहीं बंद कर सकते हैं, उसको गाड़ी में लॉक करके अपने साथ लेकर जा सकते हैं पुलिस स्टेशन लेकर। ठीक है, नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर से आप अप्रोच करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर आप उनको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। पुलिस स्टेशन पर जाने के बाद पुलिस ऑफिसर चेक करेंगे कि द रियलिटी में ये जो ऑफेंस है ये एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है भी या नहीं। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तब तो पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट री अरेस्ट कर लेंगे। देखो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ री अरेस्ट, क्योंकि री अरेस्ट वर्ड यूज किया गया है, प्री में बहुत बार पूछा भी गया है, तो उसको री अरेस्ट किया जाएगा। अदरवाइज अगर आप देखते हैं, पुलिस ऑफिसर देखते हैं कि ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो उस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, तब किया जा सकता है अंडर सेक्शन 42 अगर वो अपना नाम और एड्रेस सही ना बताए। ठीक है, और जो मेन बात है वो ये है कि अगर वो व्यक्ति आपके ऊपर ही या पुलिस आपके ऊपर मतलब गाज गिरने की सोच लेती है कि भाई अब आप कैसे बचेंगे। नॉर्मली हम लेमैन्स को ये नहीं पता होता कि ये जो ऑफेंस हो रहा है ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, ये तो नहीं पता होता। इवन पुलिस भी सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में चेक करके बताती है कि भाई कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। ये एडवोकेट्स भी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर करते हैं। तो इस चीज़ के बचने के लिए आप आईपीसी के सेक्शन 79 का डिफेंस ले सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये जो मेरा एक्ट था ये जस्टिफाइड था, मुझे लगा कि ये कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, मैंने देखा ऑफेंस हो रहा है तो मैं इसको अरेस्ट करके आपके पास ले आया। ठीक है, तो ये कोई बिग डील नहीं है, आप वहाँ से डिफेंस ले सकते हैं। अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट सेक्शन 44 ऑफ सीआरपीसी, उसमें बताया गया है कि वेदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दोनों में से कोई से भी मैजिस्ट्रेट अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन में अगर अपने सामने देखते हैं कि कोई ऑफेंस हो रहा है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर किसी को ऑर्डर कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इसको अरेस्ट कीजिए, तो ये एक वैलिड अरेस्ट माना जाएगा। सबसे पहली बात, मैजिस्ट्रेट को भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक मेमोरेंडम बनाएंगे, कोई प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, वो मैजिस्ट्रेट हैं, वो डायरेक्ट अरेस्ट कर सकते हैं। इवन वो बाउंड नहीं है अरेस्टेड पर्सन को उसके ग्राउंड्स भी बताने के लिए कि भाई आपको किस बेसिस पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये बाउंडेशन नहीं है उनके ऊपर, लेकिन वो बताना चाहे तो बता सकते हैं। साथ में कि जो मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को, अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का केस खुद की कोर्ट में ट्रायल पे नहीं ले सकते, और अरेस्ट के विदिन 24 आवर्स उस व्यक्ति को दूसरे मैजिस्ट्रेट के सामने रिड्यूस करना जरूरी होगा। ओके, सेक्शन 45 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट, कि कोई भी मेंबर आर्म्ड फोर्सेस का जो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है और उसके अंदर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये एक उनके पास स्पेशल इम्यूनिटी है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आर्मी को बुलाया जाता है। अब आर्मी को सुपीरियर ऑफिसर्स के द्वारा ये एक ऑर्डर मिलता है कि आप लाठीचार्ज कीजिए। जैसे ही आर्मी लाठीचार्ज करती है, किसी व्यक्ति को लाठी ऐसी जगह लग जाती है जिससे कि उसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो अब पर्टिकुलर एक आर्म्ड पर्सनल को ऐसे ही हम गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक उस व्यक्ति के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर नहीं आते। सेक्शन 45 क्लॉज 1 डील करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और सेक्शन 45 क्लॉज 2 डील करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। स्टेट गवर्नमेंट की कुछ आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के द्वारा ये गाइडलाइंस उनके लिए बना सकती हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सेक्शन 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 42, 43, 44 एंड 45। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन रिगार्डिंग अरेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।